डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी हमारे देश को, और किस तरह से हमारे देश में संविधान लागू होने और बनाने की प्रक्रिया में किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और किस तरह से निर्माण हुआ, इसके ब्रीफ लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ज़्यादा बड़ा तो लेक्चर ये नहीं होगा, थोड़ा शॉर्टकट में समझाने का कोशिश करूँगा। अगर आप चाहेंगे तो हर एक टॉपिक पे हर एक वीडियो बन सकता है, क्योंकि ये पॉलिटी सब्जेक्ट जो है समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा कि संविधान को ही पढ़ना एक बड़ा अंग हो जाता है, तो पॉलिटी सब्जेक्ट मतलब जो है उसको पूरी तरह से समझना और पढ़ने में तो थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। फिर भी मैं चाहूँगा कि कम समय में अच्छी चीज़ों को आपको बता सकूँ, तो ओवरऑल आपको समझ में आ जाएगी किस तरह से संविधान बना और इसका योगदान क्या हमारे देश में, और अभी क्यों क्यों ज़रूरत है संविधान का। ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है और हो भी रही, उसका इस्तेमाल भी हो रहा है। और लोकतंत्र में संविधान का होना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, वो सभी चीज़ों पे हम लोग बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो पहला हम लोग ब्रीफ देखते हैं, इसके बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। इसके बारे में मैं कुछ और डिस्कस करूँ। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पेज है। एक पेज में, छोटा सा पेज में आपको बहुत चीज़ जो छोटा छोटा पॉइंट्स होता है वो चीज़ को बताया गया है। तो आप इस चीज़ को अगर लेना चाहते हैं, इस PDF को, इस फोटो को, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप शुरुआती स्टूडेंट है जो अभी तैयारी में जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो महत्वपूर्ण हो ही जाता है। इससे आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा पॉलिटी पढ़ने में। तो संविधान हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान का निर्माण क्यों ज़रूरत पड़ा। तो कुछ मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो स्थापना हुआ। हाँ, एक और बात कि आप कॉपी कलम लेके बैठे, क्योंकि मैं बहुत सारा बात लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँगा तो उसको नोट्स आप लिखते जाइएगा, नोटिस करते जाइएगा, नोट बनाते चलिएगा। तो मैं पहला स्टार्ट कर रहा हूँ कि कांग्रेस का स्थापना जो हुआ था वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। वहाँ से स्टार्ट होता है हमारे देश के नियम प्रक्रिया बनने का शुरुआत। क्योंकि ये कई लोग को, कई स्टूडेंट को जो फ्रेशर स्टूडेंट होते हैं, फ्रेश जो नया नया इस फील्ड में घुसे हैं, तो उनको तो कहीं पता नहीं होता है कि आज़ादी कैसे मिली। क्योंकि किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि अचानक से अंग्रेज़ों को मारा गया, अंग्रेज़ भाग गया और सुबह होकर आज़ादी मिल गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, क्योंकि इसका जो प्रोसेस था आज़ाद होने का, हम लोग किस तरह से आज़ाद हुए, उसका एक लंबा प्रक्रिया था। तो उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। पहला हम बात करते हैं कांग्रेस की स्थापना से। कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। इसका संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है। वहाँ से स्टार्ट होके धीरे धीरे 1885 से चलते गया। कुछ कुछ कांग्रेस अपना फैलाव बढ़ाते गया। स्टार्ट हुआ था बहुत कम व्यक्तियों के साथ, लेकिन आगे चल के ये बहुत बड़ा संगठन बन गया और हमारे देश में, तो हमारे देश को ही नेतृत्व करने लगा ये कांग्रेस, जो कि अभी वर्तमान में बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस का नहीं है। वही कांग्रेस है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अभी भी, जो जिसके बड़े नेता आप मान सकते हैं इसको, राहुल गांधी को, तो वो कांग्रेस, उसी कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो उसी कांग्रेस के बारे में बात किया जा रहा है कि धीरे धीरे ये पूरे देश के एक नेतृत्वकर्ता हो जाते हैं कांग्रेस। और कांग्रेस का एक समय आता है 1923 के समय में, एक जब असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है महात्मा गांधी के द्वारा, तो बहुत सारा विरोध हो जाता है कांग्रेस के ही अंदर। तो फिर कांग्रेस मांग उठाते हैं अंग्रेज़ों से कि मुझे आज़ादी चाहिए, क्योंकि कांग्रेसों का कहना था मतलब कि मैं खुद से देश चला लूँगा। साइमन कमीशन जब 1928 में भारत आया, तो उसका विरोध किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस को एक चैलेंज दिया गया कि अगर आपको लगता है कि आप चला लेंगे, तो आप बना के दिखाइए संविधान, या मतलब कुछ ऐसा बना के दिखाइए कि हाँ, इस बेसिस पे आप इस देश को चला पाएंगे। तो उसी समय नेहरू ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। ये नेहरू नहीं, जवाहरलाल नेहरू, इसके पिताश्री मोतीलाल नेहरू ने चैलेंज एक्सेप्ट किया कि मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं अपने देश का निर्वहन करूंगा और चलाऊंगा। तो वो उस समय नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक प्रस्तुत किया था अपना डाटा कि हाँ, इस तरह से मेरा देश चलेगा। उस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा बता रहा हूँ कि संविधान किस तरह बना, उसका बैकग्राउंड में बता रहा हूँ। तो वो चीज़ देते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। फिर भी
आप पढ़ेंगे, फिर जाके धीरे धीरे माउंटबेटन योजना आता है। फाइनली मतलब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो जाता है। लेकिन आज़ाद होने से पहले ही कांग्रेस को बोल दिया जाता है कि आप एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जिस बेसिस पे आप देश को चलाइएगा। तो आप इस सब पॉइंट को नोट्स कर सकते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को ही एक संविधान सभा का बहुत सारे मेंबर बैठ के संविधान बनाने की प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं और एक जगह बैठ के बड़े बड़े देशों से अच्छे अच्छे पॉइंट को ग्रहण करते हैं। अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से। मैं ये चीज़ आगे चल के बताऊंगा किस देश से क्या चीज़ लिया गया है। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। ये सब चीज़ मैं आगे वीडियो अगर आएगा तो मैं आप लोगों को उसमें डिस्कस करूंगा। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से निर्माण हुआ। तो आप लोग इसी तरह से स्टार्ट हुआ। 9 दिसंबर को पहला हुआ बैठक, फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुआ, फिर 13 दिसंबर को। इस सब डेट को याद रखना है क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को पूछता है कि उस दिन का अध्यक्ष कौन था। सच्चिदानंद सिन्हा, वो अस्थायी अध्यक्ष थे। फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा का। ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। फिर 13 दिसंबर को प्रस्तावना को पेश किया गया। ये सब चीज़ पूछता है। तो ये चीज़ आप कुल मिला के यहाँ से स्टार्ट हुआ संविधान बनाने का। हम 46 का बात कर रहे हैं, 1946, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर। लेकिन आज़ाद क्या हुआ है 15 अगस्त 1947 को। तो मतलब हमारा संविधान पहले ही बनना स्टार्ट हो गया था, वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो आप लोग ये भी जानते हैं कि हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए संविधान के कुछ पार्ट जो है 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। आप ये चीज़ और इधर 2015 से आप लोग देखते होंगे कि इस 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। ये सब फैक्ट आप लिख सकते हैं। वहाँ से हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई और वो संविधान आज जो आप देख रहे हैं वो अभी वर्तमान में जो संविधान में पार्ट हैं वो जो है 395 अनुच्छेद है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे पार्ट्स जुड़ते गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। तो अभी 400 साढ़े 400 प्लस हो गए हैं। वो बाद की डिस्कस में करूँगा कि अनुच्छेद किस किस तरह से आया है। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। लेकिन मूल संविधान में पूछा जाएगा तो इसके बहुत सारे फैक्ट हैं जो कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये फिर बताने लगूंगा तो लंबा वीडियो बन जाएगी। तो आप इतना समझ जाइए कि वर्तमान में संविधान में 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है और 12 अनुसूची है। उसी संविधान में एक चैप्टर आता है पार्लियामेंट, संसद। संसद में आता है विधायिका। विधायिका 2 तरह से काम करता है। अब आप आ जाइए यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट होता है संविधान की प्रक्रिया। बता दिए किस तरह संविधान बनना स्टार्ट हुआ, चैलेंज हुआ, एक्सेप्ट किया गया, फिर जाके यहाँ आया। संविधान जब बन के तैयार हो गया 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया, उसमें से हमारा पार्लियामेंट किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक ब्रीफ लेक्चर में। किस तरह से एमएलए एमपी का चुनाव होता है, किस तरह प्रधानमंत्री बनते हैं, किस तरह मुख्यमंत्री बनते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं विधायिका। विधायिका मतलब जितने भी मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में, मतलब संसद में, उसको विधायिका बोला जाता है। उसको 2 स्तर पे बांटा जाता है, एक केंद्रीय स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। संघीय सरकार में संसद आते हैं, उसी तरह से राज्य सरकार में विधानमंडल आते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं विधायिका के 2 पार्ट, संघीय सरकार और राज्य सरकार। संघीय एंड राज्य सरकार। संघीय सरकार के संसद आते हैं, ये आर्टिकल 79 में है, आर्टिकल अनुच्छेद 79 में है। उसी तरह से विधायिका के 2 पार्ट हुए, संघीय सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार का आप नीचे में देखेंगे इसके आते हैं विधानमंडल, जो कि आर्टिकल 168 में, आर्टिकल 168 में इसका प्रावधान किया गया है। इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं संसद के बारे में। राष्ट्रपति, राज्यसभा एंड लोकसभा में राष्ट्रपति का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति हमारे देश में होना चाहिए। उसी तरह राज्यसभा आता है आर्टिकल 80, लोकसभा आर्टिकल 81। जब आपको अनुच्छेद बताएंगे तो उसमें रखने का भी कुछ रूल बताएंगे। आप राष्ट्रपति को अभी साइड रखिए, अभी संसद का बात करते हैं। संसद में देखिए आर्टिकल 19 में दिया गया, ये आर्टिकल ये बाद में लिख दिए हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया है। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 79 में संसद का निर्माण के बारे में बात कही गई है। उसके जो पार्ट है 79, 80 में कहा गया राज्यसभा और 81 में कहा गया है लोकसभा।
इस तरह से आप लोग रख लिए ये दो गो। और उसके राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के बारे में क्यों हम बात डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब आते हैं हम लोग राज्यसभा पे। राज्यसभा पे जब आते हैं तो राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन। इससे पहले हम राष्ट्रपति पे ही बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के तहत आते हैं। ये भारत के प्रथम नागरिक, जब जनगणना होता है हमारे देश में तो पहला जनगणना जो स्टार्ट होता है वो राष्ट्रपति से होता है, तो इसको बोला जा सकता है भारत का प्रथम नागरिक। ये संघ के कार्यपालिका होते हैं, संघ के सभी कार्य को इसके कार्यपालिका होते हैं। सेना का जो जितने भी सेना देखते हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, इसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं। मतलब पूरे इसके कमांड जो संभालते हैं, इसी पूरे सेना का कमांड वो राष्ट्रपति ही संभालते हैं। ये राष्ट्रपति बनने की जो प्रक्रिया है वो मतलब उम्र है वो 35 वर्ष है। ये इसलिए दे रहे हैं, कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है, राष्ट्रपति बनने की जो उम्र है कितने हैं, 35 वर्ष है। और इसका कार्यकाल आप लोगों को पता ही होगा कि हर 5 साल पे नए राष्ट्रपति, पहले श्री रामनाथ कोविंद जी थे, अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो ये भी 5 साल चलेंगे, फिर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो मैं वो सब राष्ट्रपति जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वो मैं बताऊंगा राष्ट्रपति के पूरे हर अनुच्छेद में किस तरह निर्वाचन होता है, शपथ ग्रहण होता है, कब इसको कब इसके ऊपर महाभियोग लगा के इसको हटाया जा सकता है, हर बात पे हम लोग अच्छे से करेंगे। लेकिन अभी ब्रीफ में आप समझिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, उम्र 35 वर्ष उम्र होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए। राज्यसभा जो होते हैं वो उच्च सदन होते हैं और अस्थायी सदन होते हैं। कई बार पूछ भी लिया जाता है राज्यसभा को उच्च सदन और अस्थायी सदन क्यों बोला जाता है। सबसे पहले ये ऐसा सदन है जो कि जब से सदन ये राज्यसभा का निर्माण हुआ है अभी तक इसका विघटन नहीं हुआ है। इसका विघटन क्यों नहीं हुआ है इसके बारे में हम लोग डिसाइड करेंगे, बताएंगे। ये इसलिए नहीं इसका विघटन होता है क्योंकि ये अस्थायी है, इसको विशेषज्ञ का सदन भी बोला जाता है। और इस सदन का नहीं भंग होने का सिर्फ एक रीजन है, ये प्रति 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य का अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। मतलब देखिए इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो इस चीज़ को अच्छे समझिएगा। सबसे पहले आप फैक्ट ही देख लीजिए, इसको उच्च सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं। इसकी अधिकतम संख्या 250, हमारे देश में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 250 है। राज्यों से आप जो कि अपने 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, उसमें आप 238 राज्य से आते हैं और 12 जो होते हैं मनोनीत करते हैं। कौन करते हैं मनोनीत, तो राष्ट्रपति करते हैं, तो वो भी 4 क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। ये सब चीज़ थोड़ा आपके ऊपर से नहीं चल जाए, मैं आपको ब्रीफ में समझाऊंगा कि 238 जो आप देख रहे हैं वो राज्य से बिलोंग करते हैं। 28 राज्य जो है उसमें भी उस राज्य से बिलोंग करते हैं। सब राज्य से कुछ करके आपको बताएंगे हर राज्य में कितने संख्या है राज्यसभा सीटों की। तो वहाँ से उस सदस्यों को चुन करके राज्यसभा जाते हैं और मनोनीत जो है 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति करते हैं। वो भी ऐसे किसी को मनोनीत नहीं कर देते हैं, उसके लिए भी 4 क्षेत्र बांटा गया है, जो कि विज्ञान है, कला है, समाज सेवा है और साइंस है। ये 4 क्षेत्र के जो विशेषज्ञ हैं उन चारों से व्यक्तियों को 3 व्यक्तियों को चुन के राज्यसभा में मनोनीत कर देते हैं। मनोनीत मतलब वह इस पर कोई इसको लड़ना नहीं पड़ता है, मतलब चुनाव। वैसे भी इस सब चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है, तो जो कि चुन के राज्यसभा भेज दिया जाता है। वर्तमान में अगर हम लोग बात करें कि इसकी संख्या कितना है, तो आप देख सकते हैं वर्तमान में 233 है और 12 मनोनीत हुआ तो 245 हो गया, 245 है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसके सभा का कार्यकाल नहीं होता है। यही चीज़ हम बोल रहे थे आपको कि इसका कार्यकाल सदस्यों का 6 वर्ष होता है लेकिन सदन का नहीं होता है। सदन का कोई कार्यकाल ही नहीं है। इसका क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इसका आंसर होगा कभी नहीं। मतलब कि 0, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, तो आप आंसर मारेंगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल होता ही नहीं, क्योंकि ये जब से बना और कंटिन्यूटी चलते रहेगा, कभी भंग ही नहीं होगा। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना पूछे जाएगा तो वो आप 6 वर्ष मारेंगे, क्योंकि ये जो सदन है, ये सदन का क्या रूल है, मान लीजिए अभी 245 सदस्य है, क्या है कि इसमें 6 वर्ष जैसे सदस्य का पूरा
वो 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, मतलब रिटायर हो जाते हैं, और फिर 1/3 सदस्य को इसमें रिज्वाइन दे दिया जाता है, और ये प्रक्रिया हर 2 वर्ष पे होता है। तो इस तरह से 2 वर्ष पे 1/3 सदस्यों का अवकाश ग्रहण करते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूटी जिंदगी भर चलते रह जाता है, तो फिर ये जो सभा है भंग ही नहीं होता है। इसीलिए इसको अस्थाई सदन और उच्च सदन बोला जाता है। अगर इसमें कोई सदस्य बनना चाहता है राज्यसभा का मेंबर, तो उसको 30 वर्ष, उसका जो एज क्राइटेरिया है वो 30 वर्ष दिया गया है। ठीक, इसको कहा गया राज्यसभा। अब आते हैं लोकसभा पे। लोकसभा पे आप लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 81 में इसका उल्लेख किया गया। तो आप याद कैसे करेंगे? संसद 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81, 79, 80, 81। सिंपल हुआ अनुच्छेद रटने का। संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। राष्ट्रपति 52 में, क्योंकि राष्ट्रपति का उल्लेख पहले किया गया है, तो इसके बारे में आप जब संविधान पढ़िएगा तो उस समय आपको पता चलेगा किस किस तरह से रटना है। तो अभी ये संसद के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो एक बगल से इसका अनुच्छेद दिया गया है। अब लोकसभा में आते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, अस्थाई सदन, क्योंकि ये भंग होता है। जनता का सदन इसको बोला जाता है, इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है। ये सब फैक्ट हुआ जो आपको पूछ लिया जाएगा। इसके अधिकतम संख्या बात किया जाए, इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या तो 552 है, जो कि जनता चुन के, जिसको MP कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आप देखते होंगे कि 2024 में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का। आप सुनते होंगे लोकसभा का चुनाव होने वाला है, तो 2024 में फिर से इलेक्शन चुनाव होगा, जिसको चुन के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ये जो संख्या हमारे देश में अभी जो है ओवरऑल 552 है, जो कि उल्लेख किया गया परिसीमन करके 1971 के जनगणना के अनुसार। अभी ये परिसीमन 1971 जनगणना थोड़ा सा बाहर जा रहा होगा आपके समझ से, लेकिन समय के साथ आप समझ जाइएगा कि ये परिसीमन करके 2026 तक कहा दिया गया है कि इलेक्शन जो होगा 552 सीटों पे ही होगा। लेकिन उसमें भी 552 सीटों में जो हो रहा है इलेक्शन, उनमें भी जो वर्तमान में है 545 ही है। 545 या 543 है। क्यों 543 है वो मैं आगे बताता हूँ। अधिकतम आपको पूछ लिया जाएगा संख्या कितना है, तो 552 है। जनता के द्वारा जो अभी चुनाव होगा 2024 में वो 550 चुन के, मतलब 543 चुन के लोकसभा में भेज दिया जाएगा। और 543 में जो 50% से अधिक लाएगा, 543 का आप हाफ कर लीजिए, लगभग 200 कुछ समथिंग आ जाएगा आपको। 250 प्लस 543 है तो 275 या 70 जो एवरेज निकाल लीजिए आप, उसके समथिंग में आएगा। उससे प्लस जो लाएगा, मतलब जो सीट जीत के आएगा, बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो सरकार बना लेगा। मतलब हुआ कि 275 सीट से ज़्यादा, या मतलब इसके हाफ कर लीजिए, मैं हाफ करके ही बता देता हूँ कितना होता है। 243 का हाफ, 243 के हाफ करके जितना सीट लाएगा सरकार, वो सरकार बना लेगा। उसका नेता अभी कौन है? तो मोदी है। आपको पता होगा कि बहुमत वाली सरकार बोला गया है। 300 NDA जो है 302 या 4 इससे पहले वाले इलेक्शन में जीत के लाया था। तो आपको ओवरऑल समझ में आ जाना चाहिए 275 प्लस 275 प्लस के समथिंग में अगर आ गया सीट जिसको, वो सरकार, वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनके नेता प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो सरकार बना लेगा। तो इस तरह से आप लोकसभा के बारे में समझ सकते हैं, यहाँ से सरकार बनता है। लेकिन फिर भी आप समझ में आना चाहिए प्रधानमंत्री इसी से नहीं, राज्यसभा से भी बन के कई बार आए हैं, लेकिन उनको ये जो है 545 में जो हाफ, जो बहुमत दल के नेता है, मतलब 275 प्लस, वो चुनते हैं अपने प्रधानमंत्री। इसको हम प्रधानमंत्री चुनेंगे, ये प्रधानमंत्री होगा, तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इसको, हाँ, यही जो मैं आपको बता रहा था। अब 543 हो गया, 45 क्यों नहीं? 2 वो एंग्लो इंडियन उसको कहते हैं। जिस समय देश आज़ाद हुआ था तो कुछ अंग्रेज यहाँ शादी करके रह गए थे, उनके बाल बच्चा या अंग्रेज ही रह गए थे मान लीजिए, तो उनके लिए 2 सीट आरक्षित कर दिया गया था लोकसभा में, जो कि अगर कोई एंग्लो इंडियन है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको मनोनीत कर दिया जाएगा। बिना इलेक्शन लड़े वो लोकसभा में बैठ सकते हैं, भाग ले सकते हैं। लेकिन अब आपको पता ही होगा 90% क्या लगभग अंग्रेज
जा ही चुके हैं, अंग्रेज के ना कोई रिलेशन के ना ही उनके वंश के कोई व्यक्ति बचे होंगे। इसीलिए 2019 में भारत सरकार के द्वारा 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन का सीट जो था 2 गो वो भी खत्म कर दिया। तो वर्तमान में आप लोग बोल सकते हैं 550 सीट पे होगा, 543 सीट में से 545 पे होता था, 543 सीट पे वर्तमान में होगा इलेक्शंस। उसमें जो सरकार बहुमत बना के आएगी वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ठीक है, ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बारे में हम समझ गए। अब इसी के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे राज्य विधायिका के बारे में। राज्य विधायिका जो है विधानमंडल कहलाता है। विधानमंडल भी जो है इसका जो किया गया है उल्लेख वो किया गया है 168 में, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 168 में इसका उल्लेख किया गया है। ये विधानमंडल वही जो मुख्यमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, एमपी का इलेक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब विधानमंडल में मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। विधानमंडल के भी वही विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। मैंने आपको एक चीज़ भूल गया था बताने के लिए कि ये तीनों का मतलब क्या हुआ। देखिए ये तीनों का होना इसलिए संसद में ज़रूरी हो जाता है। अगर संसद में कोई बिल आता है तो वो बिल पहले लोकसभा या राज्यसभा, डिपेंड करता है कि बिल कौन सा है। जैसे धन विधेयक आएगा तो वो लोकसभा में पहले आएगा तब राज्यसभा में जाएगा, तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई भी सामान्य बिल आया तो वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में आया, लोकसभा में आया। मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर 370 का जैसे बिल आया था, उनको 370 को निरस्त करने के बारे में, तो पहले लोकसभा में आया, लोकसभा से पारित किया गया उस बिल को 2/3 बहुमत से। फिर राज्यसभा में आया, उसको भी पारित किया, राज्यसभा भी पारित कर दिया गया। वो दोनों पारित हो गया, फिर भी वो निरस्त नहीं होगा 370 जब तक कि राष्ट्रपति उस पर मोहर या साइन न कर दे। तो मतलब इस तीनों का होना इसलिए ज़रूरत होता है, देश के किसी कोने से कोई कानून हटाना हो या कोई कानून बनाना हो, ये तीनों का अहम ज़रूरत है, अहम योगदान है। क्योंकि ये तीनों जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कोई कानून नहीं बनेगा। ये हो गया संसद का काम। इसीलिए संसद में तीनों का योगदान, तीनों को लेना जरूरी हो जाता है। उसी तरह से हम लोग आते हैं विधानमंडल पे। विधानमंडल में अगर बात किया जाए बिहार या यूपी का, अगर इसमें कोई कानून बनाना हो या हटाना हो तो इसमें भी तीनों का जरूरत जरूर होता है। लेकिन राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल के भी कुछ नियम कानून हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बनते हैं। वो जब मन होगा राज्यपाल को इस राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया, ये अंदर की बात है। वो मतलब अंदर की मतलब आगे क्लास में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से क्या होता है। लेकिन ब्रीफ में आप इतना समझ सकते हैं कि विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा जब भी कोई कानून लाता है तो विधानसभा या विधान परिषद में लाया जाता है। और विधान परिषद में भी कुछ बातें मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। इसमें लाके उसी तरह जिस तरह उस प्रोसेस में था संसद में कि तीनों में लाया जाता है, पहले पारित किया जाता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा मुहर लगाया जाता है, उसी तरह से विधानसभा में कोई कानून आया, विधानसभा से पारित किया जाएगा, विधान परिषद में जाएगा, विधान परिषद से राज्यपाल जाएगा, राज्यपाल फिर मुहर लगाएंगे। इसीलिए राज्यपाल को जो कहते हैं वो राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। संविधान के प्रमुख होते, संवैधानिक प्रमुख हुआ। लेकिन राज्य के वास्तविक प्रमुख जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, जितने भी काम करेंगे वो मुख्यमंत्री करेंगे, लेकिन संवैधानिक कार्य पाठ जो है, संवैधानिक काम जो है वो राज्यपाल करते हैं। तो राज्यपाल का जो उल्लेख किया गया आर्टिकल में, संविधान में, वो 152 में किया गया है। विधानमंडल से हम लोग पढ़ते हैं, विधानमंडल में वो विधान परिषद और विधानसभा आता है। राज्यपाल आया 152 में, जिस तरह राष्ट्रपति 52 में थे, राज्यपाल 152 में। कोरिलेट करके याद कीजिए। राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, राज्य के वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं। इसके कार्यकाल 5 वर्ष होते हैं, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न धारण करते हैं। जब मन होगा राष्ट्रपति इनको हटा के दूसरे राज्य में भी भेज देंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि बिहार का राज्यपाल अभी वर्तमान में कौन है। आपका एक वर्क रहा, आप इस थ्रू पढ़ भी लेंगे कि बिहार के राज्यपाल कौन है। इसके राज्यपाल बनने के, जिससे राष्ट्रपति बनने के 35 उम्र है, राज्यपाल भी बनने के 35 उम्र है। 35 एज होगा तभी आप राज्यपाल बन पाएंगे। फिर विधान परिषद में आते हैं। विधान परिषद रखने का ऐसा है आर्टिकल, विधानमंडल 168 में है, विधान परिषद 169 में है, विधानसभा 170 में है। ये तीनों अनुच्छेद एक दूसरे से ऐसे करके आपको रिलेट, जिस तरह संसद 79 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में, उसी तरह विधानमंडल 168, विधान परिषद 169, विधानसभा 170, ऐसे आप याद कर लिए। फिर जाके विधानसभा, विधान परिषद जिस तरह राज्यसभा, उसी तरह विधान परिषद। राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, विधान परिषद को भी उच्च
सदन बोला जाता है, ये भी अस्थाई सदन, राज्यसभा भी अस्थाई सदन। तो इस तरह से आपको रिलेट करके पढ़िए। इसके अधिकतम जो संख्या होते हैं कोई भी विधान परिषद के, वे विधानसभा में जितने संख्या होंगे उसके 1/3 होते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकता है। आप ये चीज़ नहीं समझ पाए होंगे, मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से देता हूँ। बिहार में विधानसभा की संख्या जो पूछा जाएगा वो कितना है, तो विधानसभा की संख्या बिहार में 243 है। कितना है? 243। तो मान लीजिए 243 और मल्टीप्लिकेशन 1/3, भाग दे दीजिएगा, जो कट के आएगा उससे कम होना चाहिए। आपको बता दें फिर भी बिहार में जो है विधान परिषद की संख्या जो है वो 75 है और उत्तर प्रदेश में 100 है। ऐसे पूछा भी जाता है सबसे ज़्यादा किस राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या है, तो वो यूपी में सबसे ज़्यादा, यूपी में ही है विधान परिषद सदस्यों की संख्या। तो आप ये याद रख सकते हैं, विधान परिषद के अधिकतम संख्या कितना होगा, विधानसभा मल्टीप्लाई 1/3। न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है, कहीं कहीं 40 से भी कम है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में नहीं है। सबसे पहले एक बात और बता देता हूं कि विधान परिषद पूरे 28 राज्य में नहीं है, मात्र 6 राज्य में, वर्तमान 6 राज्य में ही विधान परिषद एग्जिस्ट करते हैं। और इधर जितने भी लगभग 22 राज्य हैं उसमें विधान परिषद एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ विधानसभा एग्जिस्ट करते हैं। मतलब 6 राज्य कौन कौन से, तो आप उत्तर प्रदेश, बिहार देख लिए सबसे पहले, ये 2 राज्य हुआ जिसमें विधान परिषद है। और जो बच गया 4 राज्य, वो आप लिख सकते हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वहाँ भी विधान परिषद है। फिर उधर महाराष्ट्र और कर्नाटक ऐड कर लीजिए, वहाँ भी विधान परिषद है। तो ये 6 राज्य में ही विधान परिषद है। इसके कार्यकाल जो होते हैं आपको बताए चुके हैं पहले। इसके सदस्यों का विधान परिषद के 6 वर्ष है, जिस तरह से राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, लेकिन ये अस्थाई सदन होने की वजह से कभी विघटित नहीं किया जाता है राज्यसभा को। लेकिन विधान परिषद को विघटित किया जा सकता है और बनाया भी जा सकता है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है जो कि संसद के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाया जा सकता है, गठित किया जा सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल नहीं। अगर बन गया है, जैसे बिहार में बन गया है विधान परिषद या यूपी में, तो ये कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक कि लोकसभा या मतलब संसद के द्वारा ख़त्म करने का प्रस्ताव पारित नहीं कर दिया जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है विधान परिषद में, लगभग नहीं तो समान ही है। अब आते हैं हम लोग विधानसभा पर। ये विधान परिषद हो गया, राज्यपाल हो गया, विधानसभा आर्टिकल 170 में इसका चर्चा किया गया है। इसको निम्न सदन, लोकप्रिय सदन और जनता का सदन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जनता द्वारा चुन के भेजते हैं इसमें सदस्यों को, इसलिए लोकप्रिय, ये जनता के लिए काम करता है, इसलिए विधानसभा को बोला जाता है जनता का सदन, लोकप्रिय सदन, निम्न सदन। छोटा सदन है वो बड़ा सदन है, क्यों इसलिए बड़ा सदन है क्योंकि वो विघटित नहीं होता, अस्थायी सदन है। इसमें अधिकतम संख्या जो होता है किसी भी विधानसभा में 500 से ज़्यादा नहीं होगा, न्यूनतम 60 से ज़्यादा, 60 से कम नहीं होगा। अपवाद है गोवा, मिजोरम, सिक्किम जो कि 40 और 32 है, ये अपवाद में आते हैं, लेकिन वैसे जितने भी और राज्य देखेंगे उसके विधानसभा की संख्या 60 से कम नहीं होगा। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो आप यूपी में देख सकते हैं, और मिस्टेक हो गया है, इस जगह सिक्किम नहीं होगा, ये हो जाएगा आपको बिहार में 243 है। और इसके बनने का जो एज है, कोई भी विधान परिषद या जिसको विधान परिषद से मुख्यमंत्री बनता है तो उसका एज होना चाहिए 25 वर्ष। 25 वर्ष है तो आप विधानसभा मतलब MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य बन सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं, वो 25 एज है, निर्धारित किया गया है। तो आप MLA और MP का चुनाव के बारे में समझ गए होंगे, जो 2025 में बिहार में MLA का चुनाव होने वाला है, मतलब मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है। तो उसको विधानसभा का, आप सुनते होंगे विधानसभा का चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव हो रहा है। इस तरह से हमारे देश में काम करते हैं सभी सदस्य, किस तरह से जनता चुन के उसको भेजते हैं, किस तरह वो निर्माण करते हैं, किस तरह से बनते हैं, कैसे चुनाव होता है। वैसे आपको बता दें कि लोकसभा का सीट जो बिहार में है वो 40 है। तो पूछ लिया जाता है लोकसभा कितने मेंबर लोकसभा में बिहार से जाते हैं, तो वो 40 मेंबर जाते हैं। वैसे मैंने समझाने का पूरा कोशिश किया, लेकिन थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि ये रिकॉर्ड डिजिटल बोर्ड पर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।